नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लाइव प्रोसेसेस में हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप का होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हमारे सिलेबस में आज दिया है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। और जब कॉम्प्लेक्स फूड लेना है तो कॉम्प्लेक्स फूड को लेने के लिए 5 सब स्टेजेस में इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन को कैटेगराइज किया है, बांटा गया है। सबसे पहले भोजन को एंगल्फ किया जाता है तो उसको इंजेशन बोलते हैं। और दूसरा स्टेप है डाइजेशन, जिसमें फूड है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से और ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तीसरा टाइप है, तीसरा स्टेज है एब्जॉर्शन। एब्जॉर्शन में फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। और चौथा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। और पांचवा पॉइंट है, पांचवा स्टेज होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, वो है इजेक्शन। इजेक्शन मतलब रिमूवल और थ्रोन आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड। तो इस तरीके से 5 सब स्टेजेस में होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर न्यूट्रिशन इन अमीबा दिया है। अमीबा के बारे में आप जानते हैं, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो पांचों सब स्टेजेस में ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहा है। सबसे पहले वो ऑर्गेनिक मैटर को आइडेंटिफाई करता है, मतलब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को नहीं खाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होने चाहिए इसके फूड के रूप में। जो कोई भी उस छोटा ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई भी उसका फूड प्रे ये है वो एंगल्फ करेगा। तो क्या काम करती है सेल, यूनिसेलुलर अमीबा है वो सबसे पहले सूडोपोडिया बना करके और फूड को चारों तरफ से घेर लेती है। तो यहाँ आप इसको देख पा रहे हैं, ये फूड है, फूड पार्टिकल, और ये अमीबा है वो सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फूड एनलार्ज करके उसको एनसर्कल करने की कोशिश कर रही है। जब वो चारों तरफ से घिर जाता है तो ये सूडोपोडिया आपस में फ्यूज हो करके और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एक कैविटी वैक्यूल तैयार होती है जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, फूड को इनटेक करना, इंगल्फ करना, वो इंजेशन है। इंजेशन के बाद में दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। सेल के अंदर बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो लाइसोसोम्स हैं अपने डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड वैक्यूल में रिलीज करते हैं और फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है। डाइजेशन का मतलब ही ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो इस तरीके से डाइजेशन होने के बाद में डाइजेस्टेड फूड है वो फूड वैक्यूल चारों ओर रोटेट करती है, पूरी सेल में घूमती है और सेल उसमें से फूड वैक्यूल में से फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है एब्जॉर्शन। एब्जॉर्शन के बाद में फूड और न्यूट्रिएंट्स है उनका यूटिलाइजेशन होता है, वो स्टेप कहलाता है एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद में जो फूड वैक्यूल में अनवांटेड, अनडिजायर्ड या अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है उसको देखिए। अमीबा की स्ट्रक्चर, अमीबा की सेल, न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स सभी इसमें पाए जाते हैं। फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल के को घेरा जाता है, एनसर्कल किया जाता है सूडोपोडिया के द्वारा। और जब सूडोपोडिया है वो एनसर्कल होने के बाद में फ्यूज हो जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर बनाएगी फूड वैक्यूल और फिर ये प्रोसेस होता है इसमें डाइजेशन, एब्जॉर्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेक्शन। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा। Amoeba is a unicellular animal living in water. It takes in food by forming finger-like projections called pseudopodia. Pseudo means false और podia means foot, मतलब ये परमानेंट फुट नहीं है, चेंजेबल होते हैं इसलिए इनको सूडोपोडिया बोल रहे हैं। एंड फॉर्म्स ए गुड फूड वैक्यूल इनसाइड द फूड वैक्यूल
The food is digested with the help of digestive enzymes and absorbed by the cell. The undigested food is then sent out or thrown out from the cell uh, through cell surface, or we can say cell membrane. इसके बाद में यूनिसेलुलर के जैसे ही जिस तरीके के 5 स्टेप हैं वो अमीबा में हमने देखे, ह्यूमन बीइंग में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक को मैं फिर से बता रहा हूँ, होलोजोइक का मतलब होता है टेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। जब आप कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं तो उसको आपको एंगल्फ करना है, डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है, यूटिलाइज करना है और जो अनवांटेड है उनको रिमूव करना है। तो सारे स्टेप हैं वो हम पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले आप ये डायग्राम को देखिए। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो सिर्फ न्यूट्रिशन के पर्पज के लिए बना हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी है कॉम्प्लेक्स होती है जिसमें कई सारे सिस्टम्स हैं, और जो डाइजेशन के पर्पज से है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। और हमारी बॉडी के अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो माउथ से एनस तक होती है। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। तो बच्चों, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल है वो शुरू होती है माउथ से। माउथ के बारे में आप जानते हैं, माउथ प्रोटेक्टेड होता है, गार्डेड रहता है लिप्स के द्वारा। और उसके बाद में जैसे ही लिप्स के बाद में माउथ के अंदर एंट्री करते हैं तो वो जो कैविटी एरिया है वो कहलाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद में आप यहाँ देखिए, ये बकल कैविटी दिख रही है, यहाँ पर दूसरे डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं बकल कैविटी है। और नॉस्ट्रिल्स हैं वो ओपन होते हैं नेजल कैविटी में। बकल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन ट्यूब में ओपन होते हैं जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये देखिए फेरिंग्स यहाँ पर दिख रही है, इस डायग्राम में फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद में फूड है वो जाता है ईसोफेगस में, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउथ की। माउथ लिप्स के द्वारा गार्डेड रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। इसके बाद में दो जॉ पाए जाते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों जॉज में आपके टीथ मिलते हैं। बच्चों, आप जानते हैं टीथ है वो 4 प्रकार के होते हैं। जो सामने वाले दांत होते हैं उनको इंसाइजर बोलते हैं, ऊपर नीचे इंसाइजर होते हैं। बगल में कीले जैसी बड़े बड़े दांत होते हैं जिनको कैनाइन बोलते हैं। कैनाइन के जस्ट बाद वाले टीथ हैं वो प्रीमोलर्स और लास्ट में मोलर्स। तो दांतों का अरेंजमेंट है वो हमारे बकल कैविटी में जॉज के द्वारा बना होता है। और बकल कैविटी के अंदर जॉ में जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सारे के सारे 4 टाइप्स ऑफ टीथ है वो अलग होते हैं, इसलिए इसके लिए टर्म होती है हिटेरोडोंट। हिटेरोडोंट का मतलब होता है 4 काइंड्स और 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ और बकल कैविटी। इसके साथ में ही जो टीथ होते हैं वो फिक्स होते हैं बोनी सॉकेट में, इसलिए इनको थीकोडोंट बोलते हैं। और दांतों का आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में, फूड को च्यू करने के लिए, कटिंग के लिए, चबाने के लिए, पीसने के लिए दांत हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बकल कैविटी में टंग पाई जाती है, और टंग के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, वो फूड को मिक्सिंग, ग्राइंडिंग में हेल्प करती है, साथ में स्वेलिंग में भी हेल्प करती है, उसको स्वॉलो करने में मदद करती है। और साथ में ही टंग पर टेस्ट बड्स होती हैं जो फूड का टेस्ट लेने के लिए, भोजन को चखने में मदद करती हैं। इसके साथ में ही बकल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये दो जो सलिवरी ग्लैंड है वो अपर जॉ में पाई जाती हैं। 1 पेयर ऑफ सलिवरी ग्लैंड अपर जॉ में, 2 पेयर्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड है वो नीचे के जबड़े में पाई जाती हैं जो 2 जबड़े से निकलती हैं। और ये 1 पेयर है वो
टंग के नीचे से आता है। तो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स माउथ में ओपन होती है और इनका सीक्रेशन है वो सलीवा कहलाता है। बच्चों, सलीवा है वो क्या काम करता है? सलीवा फूड को लुब्रिकेशन देने में मदद करता है। साथ में ही इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो फूड के साथ में आए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है। और एक इम्पोर्टेंट एंजाइम सेलिवरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन या सलीवरी एमाइलेज। सलीवरी एमाइलेज है वो ध्यान रखिए स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, या आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। बच्चों, आप डाइजेशन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है, दूसरा केमिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है भोजन को, तो ये आपके टीथ के द्वारा किया जाएगा। और केमिकल डाइजेशन है वो सेलिवरी एमाइलेज होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, वो केमिकल के रूप में एंजाइम के रूप में वो काम कर रहा है और उसको फूड को ब्रेक डाउन शुरू कर देता है। तो आपका जो डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है आपके माउथ से या बकल कैविटी से। इसके बाद में यहाँ से जो फूड है एक गोले के रूप में, एक बॉल के रूप में आपके कॉमन ओपनिंग है या ट्यूब है उसमें एंटर करता है जिसको हम बोलेंगे फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में जो फूड जा रहा है उसको आप एक नाम दे सकते हैं बोलस। बोलस के बाद में फूड एक फूड पाइप के द्वारा जाएगा स्टमक में। यहाँ आप ये एक टेम्परेरी बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक, जिसको आप पेट कहते हैं। भूख भी आपके यहीं पर महसूस होती है। एक्चुअली में भूख है वो दिमाग में लगती है, परंतु यहाँ सिग्नल्स हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। तो स्टमक है उसमें फूड जाने के लिए जो पाथवे बनाता है, पैसेज बनाता है, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। यहाँ देखिए फेरिंग्स से और स्टमक के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको बोलेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस की जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर लाइनिंग है, इनर वॉल है, इसके द्वारा किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता, परंतु ये एक लसलसा पदार्थ रिलीज करती है। और इस तरीके से फूड है वो आसानी से मूवमेंट करता है स्टमक की ओर। यहाँ जो भोजन का मूवमेंट है वो कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है कि ईसोफेगस में फूड सीधे नहीं जाता, वो धीरे धीरे मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा आगे बढ़ता है। तो मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा फूड का जो आगे मूवमेंट है वो कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। स्टमक में जाने के बाद में, क्योंकि स्टमक वॉल है वो थिक वॉल होती है, मस्कुलर वॉल होती है, तो सबसे पहले इसको मस्कुलर वॉल के द्वारा फूड को पीसा जाता है। मैस्टिकेशन, ग्राइंडिंग, चर्निंग ये मसल्स के मूवमेंट के द्वारा होता है स्टमक में। और स्टमक के वॉल के द्वारा कई सारे जूस या कई सारे एंजाइम्स हैं वो रिलीज होते हैं। इसकी वॉल के द्वारा जो सीक्रेट होने वाला जूस है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहला जो पदार्थ है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों ध्यान रखिए कि स्टमक वॉल के द्वारा जो HCl रिलीज होता है वो हाईली एसिडिक होता है, मतलब 0.5 से 1.5 pH का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो भोजन में मिक्स होता है। अब इसका काम क्या है? ये सबसे पहला काम करता है कि फूड के साथ में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है तो उसको किल करता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा, अभी चूंकि सेलिवरी ग्लैंड का जो सीक्रेशन है, सलीवा है, उसका
हल्का सा पीएच है वो अल्कलाइन होता है, और स्टमक में आते ही HCl की वजह से वो एसिडिक मीडियम हो जाता है। एसिडिक मीडियम है, इट इज इसेंशियल और नेसेसरी फॉर फंक्शन और वर्किंग ऑफ द एंजाइम्स ऑफ स्टमक। जो गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स हैं वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, इसलिए HCl ने पहला काम तो क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया, और दूसरा काम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया फूड को। अब एसिडिक मीडियम में यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, जो पेप्सिनोजन के रूप में होता है, जब HCl मिल जाएगा तो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसके साथ में ही एमाइलेज एंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेशन भी मैं साथ में ही बता रहा हूं आपको, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, और उसको यहां पर नाम दिया है पेप्सिन। इसके बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनमें भी एंजाइम अलग टाइप का, कैसीन एंजाइम कैसीनोजन के रूप में होता है। कैसीन है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो कैसीन है वो रिलीज होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से दोनों ही तरीके का डाइजेशन इसमें हुआ स्टमक में। मैकेनिकल डाइजेशन तो इसकी मस्कुलर वॉल के द्वारा उसको फूड को पीसा गया, मथा गया, और केमिकल डाइजेशन है वो गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम होते हैं पेप्सिन और एमाइलेज एंजाइम, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं। याद रखिए बच्चों, कभी भी यहाँ पर स्टमक में जो फैट और लिपिड का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं होते, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम रिलीज नहीं होते। अब फूड है वो और आगे ब्रेक डाउन हो गया। तो जब आपने भोजन को गटका था उसको बॉल लाइक थी, बोलस बोल रहे थे। अब यहां से आगे जाएगा, स्टमक से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं काइम। काइम है वो एंटर करेगा आगे, आगे एंटर कर रहा है काइम। वो किस रूप में है, अब एंटर करेगा, ये जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन है जो एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको आप ड्यूडिनम बोल रहे हैं। ये सी या जे शेप स्ट्रक्चर है जिसको ड्यूडिनम बोल रहे हैं। ड्यूडिनम की वॉल के द्वारा किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं किया जाता। ये दो तरीके के जूस रिसीव करती है। एक है बाइल जूस फ्रॉम गॉल ब्लेडर ऑफ लीवर। लीवर में गॉल ब्लेडर होता है, वहां से बाइल जूस रिसीव करती है। और दूसरा जूस रिसीव करती है ये पैनक्रियाज से, पैनक्रिएटिक जूस। ये आप देख पा रहे हैं, ये पैनक्रियाज है, लीप लाइक स्ट्रक्चर। ये पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस रिसीव किया इसने। तो अब ड्यूडिनम में दो तरीके का जूस आ गया, बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस। बाइल जूस का क्या फंक्शन है, बाइल जूस है वो अभी तक फूड का जो मीडियम था वो एसिडिक था, उसको कन्वर्ट कर देती है एल्कलाइन मीडियम में। तो पहला काम चेंज करना, मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में बदल देना। अभी तक फूड एसिडिक मीडियम था, तो ये बाइल जूस की वजह से एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। क्यों एल्कलाइन करना है, क्योंकि पैनक्रिएटिक जूस के जो एंजाइम होते हैं वो सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। तो एक काम तो ये किया बाइल जूस ने, और दूसरा काम किया कि जो फैट है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में इसको ब्रेक डाउन करता है। तो बाइल जूस है वो बाइल साल्ट के द्वारा फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस कहलाती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को इमल्सिफाइड कर दिया। फैट जब इमल्सिफाइड हो जाएगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो फिर वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है। तो दो कार्य किए बाइल जूस ने, पहला एल्कलाइन मीडियम दिया, दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसके बाद में
काम शुरू होता है। पैनक्रिएटिक जूस के एंजाइम्स का, पैनक्रिएटिक जूस में तीनों टाइप के एंजाइम्स हैं। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेज। तो तीनों टाइप के एंजाइम्स इसके द्वारा रिलीज होते हैं। एमाइलेज हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ेंगे, लाइपेज हैं वो लिपिड्स को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, और प्रोटीन जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये कुछ नाम दिए, ट्रिप्सिन यहाँ पर आएगा, उसको प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पर तीनों टाइप के फूड स्टफ, जो मेजर फूड स्टफ है, उनको यहाँ डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसमें न्यूक्लियजेज एंजाइम भी होते हैं, उनका भी ब्रेक डाउन यहाँ पर होता है, न्यूक्लिक एसिड्स का, आरएनए, डीएनए का। तो इस तरीके से फूड है वो यहाँ पर और डाइजेस्ट हो गया ड्यूडीनम में। ड्यूडीनम से वो एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, आगे जाएगा। तो आप फिर से याद दिला रहा हूं, जो आपने भोजन को निगला था उसको बोलस बोल रहे थे, स्टमक में डाइजेशन होने पर इसको काइम बोल रहे थे, और ड्यूडीनम में डाइजेशन होने पर इसको बोल रहे काइल, CHYLE, काइल। काइल है वो सेमी सॉलिड लिक्विड फ्लूइड के रूप, वाइटिस फ्लूइड के रूप में एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भी एक एंजाइम रिलीज, एक जूस रिलीज होता है, उस जूस को बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में तीनों ही टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेज, और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेज। तो इस तरीके से यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, इलियम में कंप्लीट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद अब आपने 5 स्टेप पढ़ रखे। पहले इंजेशन है, दूसरा डाइजेशन। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन है उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो कहलाते हैं विल्लई और माइक्रोविल्लई। विल्लई और माइक्रोविल्लई है वो दोनों ही एब्जॉर्टिव एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाती है, जिससे कि आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाए। एब्जॉर्प्शन बच्चों दोनों ही तरीके से होता है, पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। पैसिव का मतलब है हायर टू लोअर। तो इंटेस्टाइन में चूंकि अभी बहुत सारा फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, तो उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एक्सपेंडिचर करके उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मैंने अभी आपको बताया विल्लई और माइक्रोविल्लई होती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया है फूड का और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है। तो कंप्लीट ब्रेक डाउन के लिए आप क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो आफ्टर डाइजेशन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सिंपल सुगर्स में टूटते हैं। ग्लूकोज उसका एंड प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद में प्रोटीन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, डाइजेशन होने के बाद में टूटती है एमिनो एसिड्स में। और लिपिड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, वो आगे टूटेंगे, डाइजेशन में होने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। इस तरीके से अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, एमिनो एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स हैं। और अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो पेंटोज, ये शुगर्स है या न्यूक्लियोटाइड्स है। तो इस तरीके से इनको सिंपल फॉर्म के फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा? इलियम के द्वारा। इसके बाद में फूड है वो आगे ट्रेवल कर जाता है, आगे चले जाता है, और वो जाएगा, आप यहाँ ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चों याद रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पतली होती है, लेंथ में बहुत ज्यादा होती है, लंबी होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन मोटी होती है और लेंथ में कम होती है। तो
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनका जो जंक्शन है वहां पर एक स्ट्रक्चर या उस पर्टिकुलर एरिया को आप बोलेंगे सीकम। सीकम के साथ में अटैच है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपकी बुक में भी है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपेंडिक्स बोल रहे हैं बच्चों। अपेंडिक्स है, इसका ह्यूमन डाइजेशन में रोल नहीं है, परंतु ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए आप ये नहीं कहें कि ये बेकार का ऑर्गन है। बॉडी में कोई भी ऑर्गन है वो बेकार नहीं होता। अपेंडिक्स का डाइजेशन में रोल नहीं है, परंतु इसका इम्यूनिटी सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन के रूप में ये काम करता है। तो अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद में अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे बढ़ता है, उसको आप बोल रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का अरेंजमेंट है वो बड़ा गजब का होता है कि वो सीधे रेक्टम में ना खुल करके पहले वो ऊपर की ओर जाएगा, फिर वो ट्रांसवर्सली जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इनको लार्ज इंटेस्टाइन को अलग अलग 3 टाइप में कैटेगराइज किया है। एक जो ऊपर की ओर जा रही है उसको असेंडिंग कोलोन, जो ट्रांसवर्सली जा रही है उसको ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की ओर जा रही है उसको डिसेंडिंग कोलोन। इनका अरेंजमेंट क्यों होता है? क्योंकि फूड का एब्जॉर्प्शन करने में टाइम लगता है, इसलिए एक ग्रेविटेशनल बैरियर देने के लिए ये अरेंजमेंट होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन। इसके बाद में फूड है। अब मैं लार्ज इंटेस्टाइन की भी बात बताऊं, यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता, इसकी वॉल के द्वारा एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ वाटर और मिनरल्स का ही एब्जॉर्प्शन होता है। और लास्ट में फूड है वो पहुंच जाता है रेक्टम में। रेक्टम एक टेम्परेरी बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे उसमें अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड है वो स्टोर होते रहता है। और जब रेक्टम फुल हो जाता है तो एक अर्ज होती है, वी हैव टू गो टू समवेयर। और उसके बाद में जब ये खाली हो जाता है एनस के थ्रू रेक्टम, तो हम रिलैक्स फील करते हैं। तो इस तरीके से पूरा डाइजेशन है वो कौन से पार्ट में क्या काम होता है मैंने बच्चों आपको बताया। अभी आपकी जो स्लाइड में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। Nutrition in human beings takes place in the digestive system. It consists of the alimentary canal and glands which produce enzymes which breaks down food into smaller molecules. The main organs of the digestive system are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. The main glands are salivary glands, gastric glands, liver, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो अलग अलग जूसेज का सीक्रेशन करती हैं, एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं, वो कहलाती ग्लैंड्स। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो बकल कैविटी में ओपन होती हैं, नेजल कैविटी और बकल कैविटी कॉमन ट्यूब में ओपन होती हैं, उसको फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस जिसको फूड पाइप बोल रहे हैं, ईसोफेगस ओपन होती है स्टमक में। स्टमक है वो ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, इलियम से फूड है वो चले जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम और लास्ट में एनस। इन द माउथ, पूरा डिटेल में ये जो क्या स्लाइड में दिया है वो मैं पढ़ रहा हूँ। इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद सलीवा फ्रॉम द सलीवरी ग्लैंड्स। सलीवल कंटेन्स द एंजाइम सलीवरी एमाइलेज विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू सुगर्स, जिसको माल्टोज बोल रहे हैं। देन द फूड पासेज थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टमक। In the stomach, the gastric glands produce gastric juice, which contains the enzymes pepsin, hydrochloric acid, and mucus. Pepsin breaks down protein in hydrochloric acid, makes the medium acidic and helps in the action of pepsin. Mucus protects the walls of the stomach from the action of the acid. Then the food passes into the small intestine.
बच्चों जब हमने चर्चा करी थी कि स्टमक के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज होता है, तो हमारी स्टमक वॉल है वो क्यों नहीं डैमेज होती? उसका कारण है कि म्यूकस है वो स्टमक वॉल के ऊपर लाइनिंग बनाता है और HCl उसके कांटेक्ट में नहीं रहता। तो जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसको वो ब्रेक भी नहीं कर सकता, डैमेज भी नहीं कर सकता है। कई बार ऐसा होता है एबनॉर्मल कंडीशंस में स्टमक वॉल के साथ में ये HCl है वो कांटेक्ट में आ जाता है, तो वहां पर छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर जिनको कहते हैं। इन द upper part of the small intestine called duodenum, the food is mixed with bile from liver and pancreatic juice from the pancreas. Bile breaks down in fats into smaller globules, जिसको हम इमल्सिफिकेशन बोल रहे थे. Pancreatic juice contains the enzymes trypsin and lipase. Trypsin breaks down proteins and lipase breaks down fats. अभी तक स्टमक में लाइपेज एंजाइम नहीं थे, यहाँ वो पेनक्रियाटिक जूस में लाइपेज एंजाइम होते हैं जो फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द ग्लैंड्स of the walls of the small intestine produces intestinal juice. The enzymes of the intestinal juice converts carbohydrates into glucose, simple form में glucose में, fats into fatty acid and glycerols, proteins into amino acids. The walls of the small intestine has several finger-like projections called villi having blood vessels. It helps to increase the surface area for the absorption of digested food. अभी मैंने आपको बताया the digested food is absorbed by the blood and transported to the all cells in the body. Then the undigested food passes into the large intestine. In the large intestine, water is absorbed and the waste material is removed through the anus. ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. और इसके बाद में ये बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन से फूड है वो रेक्टम में जाएगा, रेक्टम से वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है. तो एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन हुआ, यूटिलाइजेशन मतलब सेल में जाने पर फूड का यूटिलाइजेशन होता है, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं. और बॉडी से बाहर निकालने को इजेक्शन बोलते हैं, और वो इजेक्शन है वो एनस के थ्रू होता है. तो इस तरीके से बच्चों ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जिसमें हम टाइप पढ़ रहे थे होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 फेजेज हैं, फिर मैं रिकैप करवा रहा हूँ आपको. सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इजेक्शन और रिमूवल ऑफ फ्रॉम द बॉडी. तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. बच्चों आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग मेथड के द्वारा हम आगे भी इसी लाइफ प्रोसेसेस को और आपके बायोलॉजी पार्ट है उसको पढ़ते रहेंगे. आप वीडियो देखिए और साथ में ही अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू वेरी मच.